हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14 अगस्त, शाम का 7 बज रहा है और आपको सब कुछ चेंज लग रहा होगा। पूरा किचन का सेटअप सब कुछ चेंज है। वो इसलिए क्योंकि घर आए हुए हैं छुट्टियों में। कॉलेज में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और रक्षाबंधन में घर आना था इसलिए। और हमको पता है वीडियो लेट आ रही है, उसके पीछे रीजंस है, वैलिड रीजंस। तो भी ये एक्सक्यूज़ की तरह नहीं यूज़ कर रहे। हमको वीडियो पोस्ट करते रहना चाहिए था, पर वही इतने पिछले एक हफ्ते से बहुत मूड ख़राब था, वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था और ओवरऑल बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। जिम का प्रोग्रेस भी बहुत ख़राब हो गया है, वेट बढ़ गया है। रक्षाबंधन में इतना मिठाई खाए प्लस घर का खाना, इतना तला भुना हुआ चीज़ें खाएं कि वेट बढ़ गया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी 73.1 था सुबह। तो 1.5-2 किलो वेट बढ़ा है और ये जो भी बढ़ा है वो प्रॉपर सिर्फ फैट बढ़ा है, क्योंकि ट्रेनिंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही थी। ट्रेनिंग करने जा रहे थे पर ट्रेनिंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आने से पहले, यहाँ मतलब घर आने से पहले, इससे पहले जब पुणे में ट्रेन कर रहे थे तो आखिरी दिन, लास्ट ट्रेनिंग डे के दिन एक प्रॉपर इंजरी हुई मेरे लोअर बैक में राइट हिप के जस्ट ऊपर। और किस लिए और क्या करते वक्त? डेडलिफ्ट करते वक्त, वो भी वार्म अप्स करते वक्त इंजरी हुई। कैसे? निकलने से पहले हम सोचे कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं डेडलिफ्ट्स के ऊपर, कि डेडलिफ्ट में कैसे स्ट्रांग होना है। नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कि डेडलिफ्ट में कैसे स्ट्रांग होना है, फॉर्म को कैसे यूटिलाइज करना है अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, टेक्निक को कैसे यूज करना है अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरा भाई भी साथ में गया हुआ था, वो रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो को। तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था। पहले खाली रॉड से किए, फिर हाँ 70, फिर 130, 180 तक सब कुछ परफेक्ट गया। हर हर एक वार्म अप सेट में कुछ ना कुछ टिप दे रहे थे कि ये किया आता है, स्कैपुला रिट्रैक्ट किया आता है, ट्रैप्स को टक्ड इन रखा आता है, ट्राइसेप्स को टक्ड इन रखा आता है, बैक में सब कुछ बता रहे थे। हर वेट पे दिक्कत ये हो रही थी कि मेरा पूरा ध्यान वीडियो रिकॉर्ड करने में था। तो कैमरा मेरे लेफ्ट साइड में था और ऐसे बोलते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब यहाँ कैमरा है और ऐसे डेडलिफ्ट कर रहे हैं। स्ट्रैप इन करते थे, मतलब 150 के बाद ऑलमोस्ट स्ट्रैप्स यूज पड़ते हैं, तो स्ट्रैप इन करते थे और फिर ऐसे बता के कि ये करना है वो करना है बता के कर रहे थे। जब वेट 200 पहुंचा, और 200 मेरे लिए उतना कुछ हैवी वेट नहीं है, मतलब 200 किलो मेरा आखिरी वार्म अप सेट होता है, तो वार्म अप सेट था। इसमें सोचे कि बताते हैं ये आखिरी सेट है वार्म अप सेट, इसमें एक आखिरी टिप देते हैं और फिर अपना नॉर्मल वर्कआउट करेंगे। तो मेरा आखिरी टिप वही था कि कैसे ब्रेसिन करना रहता है, और यही बता रहे थे कि कैसे ब्रेसिन करना होता है। और मतलब 200 से सिर्फ एक ही रेप करते हैं वार्म अप में। तो उठाते वक्त और जैसे जब जिम कर रहे होते हैं सिर्फ, तो चेहरा सीधा रहता है, वहां सामने देख रहे होते हैं, ब्रेसिंग करते हैं प्रॉपर और फिर उठाते हैं। पर क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मेरा आधा ध्यान उसी पे था, कैमरे पे। तो उठाते वक्त लेफ्ट साइड देख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि ब्रेसिंग करना है, फिर यहां से खींचना है। तो रेप जो है करते वक्त भी देख रहे थे कैमरा की तरफ, बोल नहीं रहे थे कुछ, क्योंकि ब्रेसिंग, जब आप ब्रेसिंग कर लेंगे तो आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि मुंह बंद रहता है, तो कुछ बोल नहीं रहे थे, पर लेफ्ट साइड कैमरे की तरफ ही देख रहे थे। तो ऑलमोस्ट जब 50% डेडलिफ्ट कंप्लीट हो गया इस पोजीशन पे, तो मेरा ब्रेस छूट गया। मेरा लेजेड ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। एक बार हम ब्रेसिंग कर लेते हैं तो जब तक बार ऊपर ना चला जाए तब तक छूटता नहीं कभी। रेयरली होता है हम ब्रेसिंग, मेरा तभी छूटता है जब बार रख देते हैं। पर भी सिर्फ जो अपने पीआर अटेम्प्ट्स करते हैं ना, वहां ब्रेस मतलब छोड़ते हैं यहाँ ऊपर आने वक्त, वरना कभी नहीं छोड़ते। तो जब ऑलमोस्ट 50% डेडलिफ्ट हो गया तो वहां मेरा ब्रेस छूट गया। और फिर मेरी बैक ऐसे, जैसे जैसे बहुत पावर लिफ्टर्स को देखे होंगे, बहुत से जर्क करके ऐसे ऐसे करके उठाते हैं। मेरा ये सब नहीं होता है, क्योंकि हम एक पावर लिफ्टर नहीं है और उतने एक्सटेंड तक करते भी नहीं है कि मेरा कोई सा भी रैप वेट उठाते हो ऐसे ऐसे जर्क करे, वो कभी नहीं हुआ। उस मोशन की हमको आदत भी नहीं है और कभी हम करते भी नहीं है। कोई वेट अगर वैसा जर्क करके उठाना पड़ रहा है तो वो वेट मेरे लिए बना ही नहीं, फिर मैं वो वेट से करते ही नहीं है। तो वो उस मूवमेंट की कभी आदत थी ही नहीं। मेरा ब्रेस छूटा और वो पहली बार लाइफ में ये ऐसे जर्क करके उठा, और उसी पहले जर्क में हल्का सा स्ट्रेन आया जो हमको फील हुआ, हमको लेजिट फील हुआ कि शिट खत्म करिए। तो वो स्ट्रेन आया, आराम से डेडलिफ्ट रखे, फिर मेरे राइट वाले हिप में ऊपर साइड जहाँ लोअर बैक से वो कनेक्ट होता है, वो हिप, पूरा हिप के मसल्स, वहां पे इंजरी आई है। वो स्प्रेन आया, इंजरी नहीं, बोन में कोई इंजरी नहीं है, पर उस मसल में इंजरी है। और इतना रिग्रेट हुआ हमको, इतना रिग्रेट हुआ वीडियो रिकॉर्ड करना, क्योंकि सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से हो रहा था। 200 मेरे लिए कुछ नहीं है, 200 वार्म अप से करते हैं, तो वो उस समय भी वो एक वार्म अप सेट था। पर इतना रिग्रेट हुआ कि क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। 5-10 मिनट तो प्रॉपर सोचे हम, शिट यार अब अगले 1 महीने तक हम डेडलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हमको इंजरीज का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस क्या मतलब, ये दूसरा इंजरी था लाइफ में।
हाँ ये सेकंड इंजरी था। पहला इंजरी मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आया था ओवर ट्रेनिंग की वजह से, और ये इंजरी भी हुई इसलिए क्योंकि ओवर ट्रेन था। मेरा पिछले 3 महीने से कांस्टेंट अच्छा जिम हो रहा था, प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे। मेरा वर्कआउट प्रोग्राम 9 हफ्तों का है, तो वही 2 महीने से ये वर्कआउट प्रोग्राम का आखिरी वीक था। इस आखिरी वीक को कंप्लीट करके 1 हफ्ते का डीलोड लेना था, और ये आखिरी वीक में इंजरी हुआ। इतना रिग्रेट कर रहे थे, इतना रिग्रेट कर रहे थे। तो इंजरी हो गई, फिर 10 मिनट हम सोचे कि क्यों हुआ है। उसके पीछे एक तो ये कारण था कि मेरा फोकस नहीं था डेडलिफ्ट पे, पर फोकस नहीं रहने पर भी 200 मेरे लिए कुछ मतलब ऐसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट नहीं है मेरे लिए। दूसरा कारण ये था कि मेरा लोअर बैक बहुत फटीग था पिछले 2 महीने के ट्रेनिंग से। ये 9th वीक था, तो पिछले 2 महीने की ट्रेनिंग से मेरा लोअर बैक बहुत फटीग था। क्योंकि आप नोटिस करेंगे मेरे पुश पुल लेग्स में तीनों में जो मेरा पहला कंपाउंड मेजर लिफ्ट रहता है उन सब में लोअर बैक यूज होता है। स्क्वाट्स में लोअर बैक यूज होता है, यूज करना नहीं होता है पर वो एक सपोर्टिंग मसल होता है। ऑब्वियसली लोअर बैक को यूज करना नहीं होता किसी एक्सरसाइज में, वो एक बहुत वीक, छोटा और बहुत और वंडरलेबल मसल है, तो उसको यूज नहीं करना होता, उसको बचाना होता है हर एक्सरसाइज में। पर वो फटीक होता है, हर एक्सरसाइज में फटीक होता है, स्क्वाट्स में, डेडलिफ्ट में, बेंच तक में। बेंच में भी जब वो ब्रेस करते हैं और ऐसे स्टांस लेते हैं बेंच करते वक्त, तो उसमें भी लोअर बैक पे टेंशन आता है। तो मेरा लोअर बैक एकदम बर्नड आउट फटीग था। ये मेरा आखिरी हफ्ता था, इसके बाद हमको डीलोड लेना था। इस 1 हफ्ते के डीलोड में जो भी हम ले चुके, इस 1 हफ्ते में लोअर बैक का सारा फटीग खत्म होने में और अगले प्रोग्राम के लिए रेडी होने के लिए प्रॉपर अच्छा टाइम मिलता। पर उससे ठीक 1 दिन पहले आखिरी पुल एक्सरसाइज था मेरा वर्कआउट रूटीन लेग्स पुश पुल रहता है, तो ये आखिरी पुल था। और इसीलिए हम सोचे भी थे कि अब वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो उससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के लिए रहेगा। डीलोड का पीरियड बहुत बोरिंग रहता है, क्योंकि डीलोड में जिम में जाके सिर्फ 50% मतलब 50% इंटेंसिटी से ट्रेन करते हैं, 50 to 70% इंटेंसिटी से, ताकि जो मसल है वो रिटेन रहे, वो थ्रू आउट दी डीलोड पीरियड वो रिटेन रहे, बस रिटेन करने के लिए। कुछ मसल पुट ऑन नहीं करते 1 हफ्ते में, हमको ऐसा फील होता है जब भी हम डीलोड लिए हैं। तो जो मसल है उसको रिटेन करने के लिए करते हैं, और जितने भी मसल ये पूरे 9 हफ्तों में जितना ही फटीग बिल्डअप हुआ है सीएनएस में खासकर, उसको दोबारा रीसेट करने के लिए करते हैं। तो ये आखिरी पुल था, उसमें ये इंजरी हुई। तो 2 कारण था, एक शूट कर रहे थे, मेरा ध्यान आधा कैमरे पे था, और दूसरा कारण था कि मेरा लोअर बैक बहुत पहले से फटीग था, तो उसी पे चोट इंजरी आई। काश मेरे पास वीडियो होता, क्योंकि उस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो जो इंजरी वाला पार्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, पर पता नहीं इतना मूड खराब हो गया ना मेरा कि वो वीडियो हम डिलीट मार दिए, और अब मेरे पास दिखाने के लिए वीडियो है ही नहीं कि कैसे इंजरी हुई। तो उसके बाद फिर घर आए, मतलब 2-3 दिन लगा घर आने में। अभी पिछले 2 या 3 दिन से ट्रेन कर रहे हैं, हाँ 2 दिन से ट्रेन कर रहे हैं, जाके जिम में सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई सा भी, सिर्फ मतलब स्क्वाट्स बेंच सब कुछ आराम से हो रहा है। डेडलिफ्ट बार छूने भी नहीं वाले हम अभी, अगले 2-3 हफ्तों तक एटलीस्ट छुएंगे। हो सकता है अगर रिकवर हो जाए, क्योंकि रिकवर हो गया, जैसे अभी पेन फील नहीं हो रहा है, पर पेन खत्म होने का मतलब रिकवर होना नहीं होता है। अगर पेन आपका मतलब अगर आपको इंजरी हुई है, अगर किसी को एक्सपीरियंस होगा तो ये बात पता होगा कि अगर पेन आपका खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवर हो गया और दोबारा यूज कर सकते हैं जिस पोटेंशियल पे यूज करते हैं। तो मेरा पेन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इस हफ्ते नहीं करेंगे, पर अगले हफ्ते बार को छूना शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत, ताकि एसेस करने के लिए कि कितना रिकवरी है, किस स्टेज पे है। और मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरा डेडलिफ्ट, बेंच, स्क्वाट सब बढ़ रहा था, और बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, अच्छे फॉर्म से बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, सब एकदम प्रॉपर फॉर्म में थे। और ये इंजरी हुई, उससे बहुत डीमोटिवेट हो गए, तो पिछले 4-5 दिन से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए। आज फिलहाल एक पुश सेशन है, कल एक पुल है, कल एक ड्रॉप रिलीज करना था 0S पे भी, तो उसके लिए भी बहुत सॉरी। कल मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान उसका पेंडिंग है यहाँ पर आना, मतलब मेरे होम टाउन पे आना, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ आ गए तो सब सामान भी शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैक करने के लिए, चीज़ें शिप करने के लिए कोई है नहीं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि कल प्रोस्पॉन्ड करें ड्रॉप को आगे हम 4-5 दिन। इसके लिए भी बहुत सॉरी है। ये वीडियो भी हमको बनाने का मन नहीं कर रहा था अभी, पर फिर भी बना रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन हो गया है और मूड अभी भी खराब है, तो रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे साथ इंजरी पहली बार हुई है, इससे पहले भी एक बार इंजरी हो चुकी है, मेरे हैमस्ट्रिंग में हुई थी, लेफ्ट वाले हैमस्ट्रिंग में, वो भी फॉर्म की वजह से। मेरी इंजरी ये बात है क्योंकि मेरा फॉर्म ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में अच्छा रहता है, तो कभी फॉर्म की वजह से इंजरी नहीं हुई। मेरी पहली इंजरी भी जो हैमस्ट्रिंग में हुई थी वो ओवर ट्रेनिंग की वजह से हुई थी। आरडीएल कर रहे थे बाहर से, 1 साल भी नहीं हुआ था जिम करते हुए, और क्या ऑलमोस्ट 20 किलो 60 किलो का आरडीएल कर रहे थे, 60 किलो से आरडीएल कर रहे थे, और 12 रेप हुआ, 13 रेप हुआ, 14th रेप था, वो करना नहीं था हमको, पर हमको लगा कि एक रेप और निकल जाएगा, तो एक रेप और अच्छे फॉर्म से ही एक रेप और निकालने गए, और वापस आज तक ऐसे पॉप सा साउंड आया और मेरे हैमस्ट्रिंग में टीयर आ गया, एकदम बहुत मेजर टीयर। ऐसे
अगर अगर आपको कभी हैमस्ट्रिंग का टियर हुआ या किसी मसल का टियर हुआ है ना, तो आपको 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 पता होगा एक पॉप सा साउंड आता है अंदर अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ऐसे एक पॉप सा साउंड आता है। वो किसी और को सुनाई नहीं देता है, पर आपको सुनाई देता है। वैसे एक पॉप सा साउंड है और एकदम इंटेंस पेन। मेरे साथ 2-3 दोस्त भी मेरे कर रहे थे, तो एकदम इंटेंस पेन। वो पॉप सा साउंड आया, मेरा बार जहां था वहीं छूट गया, और उसके बाद फिर सीधा भी नहीं हो पा रहे थे हम, एकदम सीधा भी नहीं हो रहे थे। इतना पेन कर रहा था कि आंख से आंसू निकल रहा था, मन कर रहा था रो दे, पर क्योंकि मेरे दोस्त लोग थे तो सुनो ऐसे माचो बन रहे थे कि अरे कुछ नहीं हुआ, इंजर हो गए। घर आते आते वो पूरा हैमस्ट्रिंग नीला पड़ गया, पूरा यहाँ बॉटम से लेके यहाँ ऊपर तक, ग्लूट्स तक पूरा नीला, ब्लैक डार्क ब्लू कलर का हो गया। इसको रिकवर होने में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हम जिम नहीं गए थे, और फिर आगे 2 हफ्ते हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं किए थे। तो इंजरीज को डील करना ऐसा नहीं है मेरे लिए नया है। अभी भी भले ही कितना भी डीमोटिवेटेड रहे, हमको पता है ये एक फेज है, निकल जाएगा। हमको अपना डाइट ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, तभी रिकवर कर पाएगा। और आपको भी जब भी आपको कोई इंजरी हो तो सबसे पहला चीज़ होता है कि ट्रेनिंग करना बंद कीजिए उस मसल को। हमको पता है बहुत अर्ज होता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा अर्ज किसी को नहीं होता होगा। हम कर चुके हैं, ये देख चुके हैं कि इंजरीज में अगर आप ट्रेन करने जाएंगे उस पर फिर इंजरी होगा, फिर आप ट्रेन करने जाएंगे फिर इंजरी होगा, और जो इंजरी सही हो जानी थी मतलब 3 हफ्तों में, उसको फिर सही होने में 6 महीना लगेगा। इसलिए पेशेंस रखिए, उसको ट्रेन मत कीजिए। और फिर जैसे जैसे रिकवरी हो और आपको लगे कि हाँ आप ट्रेन कर सकते हैं, तो भी उस इंटेंसिटी से मत कीजिए जिस इंटेंसिटी पे आप इंजर हुए थे। जाके एक्सरसाइज कीजिए कि देखिए कि कितना रिकवरी हुआ है। मान लीजिए अगर आप 100 किलो से डेडलिफ्ट करते हो तो 50 किलो से डेडलिफ्ट करके देखिए आपको पेन फील होता है, नहीं फील होता है, या हल्का सा भी कुछ भी स्ट्रेन फील होता है। और जैसे ही आपको फील हो, हल्का सा भी स्ट्रेन फील हो, ऑब्वियसली अगर आप 100 से करते थे और फिर 50 से कर रहे हैं, तो कुछ भी फील होना होगा तो पहले हल्का सा फील होगा, तो उस हल्के से फीलिंग की रिस्पेक्ट कीजिए और वही करना छोड़ दीजिए। तो इससे आपको एटलीस्ट पता चलता रहेगा कि आपका रिकवरी का जो फेज है वो कितना आगे आया है। तो आप उस दिन छोड़ दीजिए, फिर अगले हफ्ते अगले पुल सेशन में दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार फिर 50 से कीजिए, देखिएगा नो कोई पेन नहीं होगा। फिर 60 ट्राई कीजिए, फिर जिस स्पॉट पे जाके मान लीजिए 80 पे जाके आपको फिर दोबारा पेन फील हो रहा है तो छोड़ दीजिए वहीं पे, और फिर 1 हफ्ता वेट कीजिए। ऐसे ऐसे रिकवरी किया जाता है, ट्रेन नहीं किया था। हम सही बता रहे हैं, एक इंजरी पे बार बार दोबारा इंजर होना कैसा लगता है वो हमको पता है। तो इस बार रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस बार एक मैच्योर इंसान की तरह ट्रेन नहीं करेंगे अगले 1-1.5 हफ्ते तक डेडलिफ्ट, मतलब 4 सेशंस में। तो पुल डे के दिन नॉर्मल बाकी पुल के मूवमेंट्स करेंगे, पर डेडलिफ्ट नहीं करेंगे। आज फिलहाल पुश डे है, और अभी फिलहाल करना ये है कि 1 हफ्ते का मील प्रेप करना है, क्योंकि अब आज से सीरियसली ले रहे हैं ट्रेनिंग को, दोबारा ट्रेनिंग और डाइट को। तो आज चिकन का, जो मेरा जिम के आने के बाद मील रहता है चिकन ब्रेस्ट का, उसका मील प्रेप करना है अगले 1 हफ्तों के लिए। तो 500 ग्राम चिकन है, उसको अगले 1 हफ्तों के लिए मील प्रेप करेंगे, अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे, जो अगले 4-5 दिन चलेगा। मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम रोज खाते हैं, अभी 150 ग्राम खाएंगे, तो 4 दिनों के लिए अभी मैरिनेट करके रख देंगे ताकि 4 दिन खाना कन्वीनियंट हो। तो अभी फिलहाल वो करते हैं, फिर ये करके प्री वर्कआउट मील बनाएंगे और फिर पुश करने चलेंगे। पर इंजरी होने पे ये तो है कि मूड बहुत खराब हो जाता है पूरे टाइम। ट्रेनिंग जिस इंटेंसिटी से हम ट्रेन करते हैं उस इंटेंसिटी पे दोबारा ट्रेन नहीं कर पाते, उससे मूड तो बहुत खराब होता है। पर तो भी पहले मेरे लिए बहुत टफ होता था, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना एक्सरसाइजेस करने से। पर अब क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है तो कंट्रोल कर लेते हैं। हमको पता है कि हमको रिकवर होना है, और अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे अभी अपने अर्ज को तो रिकवर होंगे ही नहीं, दोबारा इंजर होंगे, फिर बैठेंगे, फिर दोबारा इंजर होंगे, फिर बैठेंगे। इसलिए अगले 2 हफ्तों तक, अगले 1-1.5 हफ्ते तक एटलीस्ट डेडलिफ्ट बार छुएंगे भी नहीं। बाकी ओवरऑल बॉडी में अभी फिलहाल वही जैसा बताया कि 2 किलो वेट बढ़ गया है, और वेट मेजरली फैटी है, फैट बढ़ा है। मसल मास हमको लगता नहीं है कि गिरा होगा, क्योंकि भले ही जिम ट्रेन नहीं कर रहे थे पर प्रोटीन इनटेक पूरा था, और 5 दिनों में उतना मसल मास भी नहीं गिरता। वो जो आपको जनरली फील होता है ना, अगर आप इंजरी से या किसी हॉलीडे या किसी भी चीज़ों की वजह से आप जिम छोड़ते हैं और आपको फील होता है कि आपका साइज गिर गया है, वो जनरली वाटर मास रहता है। वो वाटर जो मतलब बॉडी होल्ड करके रखती है ना, मसल्स होल्ड करके रखते हैं, वो मसल लूज करती है, आपको साइज लगता है कि गिर गया है, पर मसल आप लूज नहीं करते। मसल, हर 1 ग्राम मसल बनाने में बॉडी में हफ्तों लगते हैं। आप जो इतने मेहनत से कोई मसल बनाते हैं उसको जाने में ऐसे समय नहीं लगता तुरंत। वो जब तक कोई वर्स कंडीशन ना हो, आपका डाइट ऑन पॉइंट ना हो, प्रोटीन मिल नहीं रहा हो, बहुत डेफिसिट में हो आप, तो मसल लॉस होता है। या बहुत लंबे समय के लिए ट्रेन नहीं करेंगे तो मसल लॉस होता है। बॉडी में एक केजी मसल चढ़ाने में महीनों लगता है, उसको लूज करना बॉडी के लिए ये नहीं है।
तो मसल नहीं गिरता है, वो होता ही है कि बॉडी आपके जो मसल्स हैं वो जो वाटर होल्ड करके रखते हैं वो लूज कर देते हैं। और वो इसलिए लूज करते हैं क्योंकि आप उनका यूज नहीं कर रहे, उन मसल्स को अब यूज करना बंद कर देते हैं, इसलिए लूज कर देते हैं। तो इसीलिए आपकी बॉडी उतनी फुल नहीं लगती, आपको लगता है कि आप वेट लूज कर लिए हैं या फिर, क्योंकि हाँ वाटर लूज करने की वजह से आपका वेट का भी लॉस होता है, पर आपकी बॉडी का साइज वापस उतना बड़ा नहीं लगता। वो कारण पीछे यही है कि मसल जो है वो वाटर रिटेन होल्ड करना छोड़ देती है, तो आपको लगता है कि वो साइज कम हो गया, पर असली में हम मसल लूज नहीं किए होते हैं। ये वाटर रिटेंशन दोबारा नॉर्मल हो आता है जब दोबारा 1-1.5 हफ्ता ट्रेन कर लेते हैं वैसे ही जैसे पहले करते थे, तो फिर से आपका साइज वापस आ जाता है। तो अब इस चिकन को काट लिए हैं, अब इस चिकन को दोबारा अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसको मसालों से मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले नमक डालेंगे। और नमक के बारे में फैक्ट, अगर आपके डाइट में जितना सोडियम और जितना मतलब शुगर रहेगा ना, उतना आपकी बॉडी और फैट में पानी होल्ड करती है। तो जो ब्लोटिंग आता है ना, जैसे अभी हम खा लिए भर के चीनी रक्षाबंधन में मिठाई और ये सब, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ब्लोटिंग होता है, भर के ब्लोटिंग पेट के पास या जहां जहां फैट है ना चेहरे में, सब जगह ब्लोटिंग होता है। सबसे बड़ा टिप कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके चेहरे पे ब्लोटिंग रहे, तो अपने खानों में सॉल्ट इनटेक को कंट्रोल कीजिए, लेजिट कंट्रोल कीजिए। आप जो खाने में सॉल्ट डाल रहे हैं उसको मिनिमाइज कीजिए। अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो जितना नमक डालते हैं बस टेस्ट के अनुसार ही डालिए, जितना आपको टेस्ट के लिए नमक चाहिए सिर्फ उतना ही डालिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट मत डालिए। सिर्फ ये टिप यूज करके ना आपका बहुत ब्लोटिंग कम हो जाएगा। तो इसमें नमक हो गया है, अब डालेंगे चिकन मसाला। तो थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा, ये रहा गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि इसको पकाते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए और उसमें गरम मसाले भूनते नहीं हैं अच्छे से, तो गरम मसाला थोड़ा सा डालें हैं। बाकी फिर लाल मिर्च पाउडर और एक पैकेट ये पिज़्ज़ा का सीजनिंग है, पिज़्ज़ा का मतलब सिर्फ ऑरिगेनो नहीं है इसमें, पिज़्ज़ा का प्रॉपर सीजनिंग है, तो वो डालेंगे आधा पैकेट, इससे अच्छा टेस्ट आता है। इसमें अब 2 चीज़ और पड़ेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू, बस। दही नहीं यूज करते क्योंकि और यूज करना भी नहीं चाहिए। अगर आप 5-6 दिनों का मील प्रेप कर रहे हैं और आप दही यूज करेंगे तो उसमें से फिर स्मेल आने लग जाएगा, तो आप दही नहीं यूज कर सकते। अगर आपको तुरंत पकाए खाना है तो आप नींबू की जगह दही यूज कीजिए, उससे अच्छा जूसी टेंडर चिकन ब्रेस्ट बनेगा। पर अगर आप 3-4 दिन के लिए मैरिनेट कर रहे हैं तो आप दही नहीं यूज कर सकते, आपको लेमन यूज करना पड़ेगा खट्टेपन के लिए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और लास्ट में ऑलमोस्ट आधा नींबू, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा आपको टैंगी पसंद है तो आप ज़्यादा नींबू डाल सकते हैं, पर हमको ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए आधा नींबू। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक एयर टाइट कंटेनर पैक कर देंगे। घर पे आके खाना बनाना, मील प्रेप करना, ये सब इतना ईजी लगता है क्योंकि यहाँ प्रॉपर किचन है। वहाँ सब कुछ करना इतना मुश्किल हो जाता है और इतना यहाँ पे करना अच्छा भी लगता है। यहाँ पे जेन्युइनली एक अच्छा किचन हो तो खाना पकाना अच्छा भी लगता है, ऐसे एक टास्क नहीं लगता। वहाँ पे मील प्रेप करना और खाना बनाना एक प्रॉपर टास्क लगता है, मजबूरी में जैसे कर रहे हो। तो हो गया मिक्स, अब ये सब मिक्स हो गया है, अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे, बस रेडी। अभी 3-4 दिन का चिकन है। देख आपको नोटिस हो रहा होगा ये कंटेनर बड़ा है क्योंकि जनरली जब मील प्रेप करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 kg चिकन का करते हैं, तो वो 4-5 दिन चलता है। ये 500 ग्राम है तो ये चलेगा 3 दिन, हाँ 3 दिन चलेगा। जनरली अगर आप मील प्रेप कर रहे हैं और चिकन ब्रेस्ट का मील प्रेप कर रहे हैं तो आप 5-6 दिन का कर सकते हैं। 5-6 दिन का हमको लगता है कि सही रहता है, 5-6 दिन का करना। 5-6 दिन तक चिकन स्टेल नहीं होता अगर आप नींबू नमक अच्छे से डालें और फ्रीज़र में डाल रहे हैं रखने के लिए, तो स्टेल नहीं होता है। अब चॉपिंग बोर्ड धो लेंगे और फिर प्री वर्कआउट मील बनाते हैं। अगर आप चैनल पे नए नहीं हैं तो आपको पता होगा मेरा प्री वर्कआउट मील ओट्स रहता है दूध के साथ, तो वो बनाते हैं। ये रहा वेइंग स्केल, भले ही जगह चेंज हुआ पर सारी क्वांटिटी सेम रहती हैं। 75 ग्राम ओट्स, जब तक ये ओट बाउल बना रहे हैं तब तक दूध गर्म होने के लिए डाल देंगे। और जाएगा इसमें 1 केला, थोड़ा सा हर्शी सिरप और आधा चम्मच पीनट बटर, बस। अब इसमें फाइनली दूध पड़ेगा और डन। तो मेरा ओट्स रेडी हो गया है। इसमें अराउंड 300 से 350 ml दूध गया है, फुल फैट दूध। और इसको खा के फिर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में वर्कआउट के लिए निकलेंगे क्योंकि इसमें अराउंड 600 से 650 कैलोरीज है। तो इसको खा के डायरेक्ट जिम नहीं जा सकते, खा के आधा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाइए। और अच्छा खासा कार्ब्स है इसमें, डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये पूरे वर्कआउट में एनर्जी प्रोवाइड करेगा एक्सरसाइज करने के लिए। और हम एक प्री वर्कआउट मील कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं
यहाँ, हाँ, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा वीडियो को, अब जाके देख सकते हैं कि एक अच्छा प्री वर्कआउट मील कैसे बनाते हैं। तो अभी फिलहाल इसको खाएंगे, थोड़ा सा यूट्यूब देखेंगे और फिर आधे एक घंटे बाद जिम करने चलेंगे। बाय बाय। तो आज पोस्ट डे है, बेंच से ही शुरू करेंगे। आज बहुत हाई वॉल्यूम है, 4-5 सेट्स, एक 5 रेप मैक्स, फिर 12 का 4 सेट। तो वही वार्म अप करेंगे टॉप सेट तक। आज का टॉप सेट शायद 35 रहेगा, 35 मतलब 90 kgs। 90 kg से 5 ट्राई करेंगे, फिर बैक ऑफ करके 12 का 4 सेट। मेरा ग्लूट्स फटीग्ड है, एकदम एकदम फटीग्ड है, ऐसे बस रखे हुए हैं ना सीट पे, दुख रहा है। कल के लेग वर्कआउट किए से, कल करने आए थे, लेग करने आए थे पर रिकॉर्ड नहीं किए थे, पर लेग करने आए थे। बहुत लाइट वेट किए हैं सब कुछ, पर आरडीएल्स किए ना, उससे पूरा पीठ दुख रहा है। पीठ क्या है, ग्लूट्स दुख रहा है। इतना शोर है कि खाली रखे हुए बेंच में दुख रहा है। देखते हैं आज कितना होता है। प्रॉपर 1-1.5 हफ्ते बाद बेंच कर रहे हैं। जब जैसे पूरा जिम जब खाली रहता है ना, शांति रहता है, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, तब सबसे बेस्ट वर्कआउट निकलता है। और ये एनी टाइम फिटनेस यहाँ का मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं पूरे अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में। तो 3 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग, अराउंड 1.5 साल यहीं बीता है। सबसे ज़्यादा गेन्स यहीं पे किए हैं। तो यहाँ पे हर मशीन, हर रॉड पे एकदम हाथ बैठा हुआ है। सारा काम खत्म, अब 5 रेप मास्टर ड्रम करेंगे। अभी जिस रिकवर किए हैं ये लोअर बैक की इंजरी से, हम नहीं चाहते हैं कि अभी ज़्यादा इंटेंस करें, वेट ज़्यादा उठाएं। हल्का सा भी कुछ ही फील होगा लोअर बैक में तो वेट कम कर लेंगे, डायल डाउन कर देंगे। 5 रेप्स, देखते निकलता है कि नहीं। हो गया 5। अच्छा ही है, वो लगा नहीं तो होगा, क्योंकि वही 1.5 महीने से ट्रेन भी नहीं किए, प्लस कोई स्टिमुलस नहीं था बॉडी में 1.5 हफ्ते से। कल वर्कआउट करने आए थे, कल लेग था, अपर बॉडी में कोई 1.5 हफ्ते से कोई स्टिमुलस नहीं था। अब वेट हटा के 10 से 12 के रेप रेंज में 4 सेट करेंगे। सात हुआ, अब कम करना पड़ेगा। पहले सेट में 8 हुआ था, इस बार 7 हुआ है। 10 से 12 करना है, 7 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी 30 है, 27.5 कर लेंगे। 5 किलो, ढाई इधर से ढाई उधर से, तो 27.5। अब इसी से बाकी के 2 बचे हुए सेट से एटलीस्ट 10 करने का ट्राई करेंगे इससे। तो इससे एक सेट कर चुके हैं, पिछली बार इससे 10 हुआ था, ये फाइनल सेट है, ट्राई करेंगे 10 करने का। बाकी चेस्ट बहुत फटीक है, बहुत फटीक। पर इसके बाद अब कोई कंपाउंड लिफ्ट है भी नहीं, सारा मशीन्स है। भले ही वहाँ जब पुणे में थे तो इंक्लाइन बेंच प्रेस करते थे, पर यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मशीन प्रेस है, वहाँ पे नहीं थी इसलिए करते थे। यहाँ पे मशीन प्रेस है ऊपर, तो वो करेंगे।
नौ हुआ पर आखिरी आखिरी रैप बहुत खराब था, ऐसा नहीं करना होता। मेरा बाकी सब चीज अनरैकिंग, ये ब्रेसिंग, चेस्ट ऊपर, आर्च आर्च थोड़ा सा खराब, बाकी सब चीज सही रहता है। स्कैपुला रिट्रैक्शन सब कुछ सही रहता है। पर जो मेरा हिप उठ रहा है ना आखिरी के 2-3 रेप्स में, वो हिप नहीं उठना होता है, वो आप कॉपी मत कीजिएगा। बाकी सब चीज सही है। जो हिप उठ रहा है मेरा, वो हिप उठाना नहीं होता। हर सेट में हिप ग्राउंडेड रहता है। यहाँ पे हिप उठ रहा है तो वो रेप काउंट नहीं होता है। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, ट्राई करते हैं कि हिप उठे ना। और उसको सही करने का तरीका ये होता है ना कि हिप तब उठता है ना जब लेग ड्राइव यूज करते हैं और जमीन में डायरेक्ट नीचे की तरफ पुश करने का ट्राई करते हैं, तब हिप उठता है। पर आप चाहते हैं कि आपका हिप ग्राउंडेड रहे, तो पैर से बॉडी को पीछे पुश किया जाता है, पीछे सीट के, ना कि नीचे पुश करने का ट्राई किया जाता है। मतलब पैर को ऐसे आगे की तरफ पुश किया जाएगा ताकि आपकी बॉडी पीछे जाए। अब चलते हैं मशीन प्रेस करने के लिए। इसमें भी अराउंड 3 सेट करेंगे, 3-4 सेट। 3-4 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रहता 4 ही है, पर क्योंकि आज नीचे बेंच में वॉल्यूम ज़्यादा था ना, तो वॉल्यूम को बैलेंस आउट करने का ट्राई करते हैं। जैसे जिस दिन कंपाउंड लिफ्ट्स में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उस दिन जितने भी आइसोलेशन एक्सरसाइज रहते हैं, जैसे ये मशीन प्रेस है और फिर अभी डिप्स करेंगे, तो उसमें वॉल्यूम कम रखते हैं, वेट हैवी रखते हैं और वॉल्यूम कम रखते हैं। जैसे अगर आप और पहले के वीडियोस देख रहे होंगे तो 2 सेक्शन है मेरे वर्कआउट का। एक पहला मेजर कंपाउंड लिफ्ट रहता है, जैसे पुल में डेड लिफ्ट और लेग्स में स्क्वाट और पुश डे के दिन बेंच, वो अराउंड 45 मिनट्स होता है, 45 मिनट से 1 घंटे का। और फिर बाकी सब एक्सरसाइज बाकी 1 घंटे 1.5 घंटे में, तो टोटल 2 से 2.5 घंटा वर्कआउट। तो ये दो सेक्शन है ना, इसमें जो वॉल्यूम रहता है उसको बहुत बैलेंस आउट करने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर पहले सेक्शन में वेट कम है और रेप्स और सेट्स ज़्यादा हैं, तो जो अगला सेक्शन रहेगा उसमें वेट ज़्यादा होगा और रेप्स बहुत मॉडरेट होंगे, मतलब कम रहेंगे, 8 से 10 के बीच में। तो क्योंकि अब वहाँ ज़्यादा किए हैं बेंच में 4 सेट 12 रेप्स का, तो इसमें आज एक स्टेप नीचे वेट रखेंगे, मतलब एक वेट का प्लेट बढ़ा देंगे। कोई सा भी जो भी वेट कर रहे थे, 54 कर रहे हैं, रोज 50 करते हैं, 50 से 12 के 4 सेट्स करते हैं। आज 54 कर दिए वेट और इस पे 8 का 4 सेट निकालने का ट्राई करेंगे, 3 या 4 जितने में, मतलब चेस्ट मेरा अगर ज़्यादा शोर ना हो, या बहुत शोर लग रहा है, तो 3 या 4 सेट्स निकालने का ट्राई करेंगे, 8-8 रेप्स का ही, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे वॉल्यूम को बैलेंस आउट करते हैं ताकि जो ओवरऑल फटीग बिल्डअप है ना, वो हर दिन का बराबर रहे। प्लस इससे दूसरा फायदा ये होता है ना कि हर मशीन में हर वेट का वेरिएशन आता है हर बार। जैसे आज 50 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 1 महीने से 50 ट्राई कर रहे हैं इस पे। अब क्योंकि आज 54 ट्राई कर लिए, तो एक टाइम आएगा जब 12 रेप्स के लिए 54 पे कर रहे होंगे और हमको 54 की आदत होगी, क्योंकि 54 से 8 कर रहे थे आज। तो ऐसे ही वेरिएशन भी रहता है, हम नए नए वेट्स ट्राई करते रहते हैं हर मशीन पे। प्लस वॉल्यूम जो है वो बहुत बैलेंस रहता है हर दिन, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ना मेरे प्रोग्राम में सिर्फ जो कंपाउंड लिफ्ट्स है ना, उनमें रेप रेंजेस वैरी करते हैं। इन सब लिफ्ट्स के रेप रेंजेस वैरी नहीं करते, ये कांस्टेंट रहते हैं हर बार। पर ये हम खुद चेंज लाए हैं वॉल्यूम को बैलेंस आउट करने के लिए और इन सब मशीन्स पे भी नए नए वेट्स ट्राई करने के लिए, ताकि एक अच्छा फील मिले। असली में वर्कआउट प्रोग्राम में है ये कि पहले ये करते थे कि अगर 50 से कर रहे हैं, 50 से 12 कर रहे हैं, 12 का 4 सेट, तो जब तक चारों सेट 12 का हो नहीं जाएगा तब तक वेट इंक्रीज नहीं करते थे। अब ये होता है कि जिस दिन 50 से 12 हो जाएगा, 58 से करेंगे, पर 58 पहले भी क्योंकि कर चुके हैं, जैसे आज ट्राई कर रहे हैं 8 करने का, तो 54 की एक आदत रहती है, पता रहता है कि 54 कैसा फील करता है। ये मशीन बहुत पसंद है हमको, क्योंकि इसमें वही पार्शियल्स हो पाता है, स्ट्रेच पार्शियल्स हो पाता है। अब जैसे इंक्लाइन बेंच, उस पर हम पार्शियल्स नहीं कर सकते ना, उसका पार्शियल्स एक्सटेंडेड पार्शियल्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टेड पार्शियल्स होगा, यहाँ होगा। उसमें स्ट्रेच नहीं आता है, स्ट्रेच यहाँ पे आता है, और उसमें पार्शियल्स कर ही नहीं सकते। अगर पार्शियल्स करेंगे तो फेल नीचे करेंगे, जैसे नीचे कर रहे हैं,
और बेंच प्रेस में फेल नीचे नहीं कर सकते ना, रैक कौन करेगा फिर। तो ये मशीन बहुत पसंद है हमको, इसको बहुत मिस की है हम पुणे में। तो एक सेट हो गया है, 2 या 3 सेट और करेंगे फिर डिप्स। अगर आपके जिम में भी मतलब ये चेस्ट प्रेस की मशीन है ऐसे वाली, तो और इसमें ये एक्सटेंशन सेट करने वाला है ऐसा, तो सबसे लास्ट पे रखिएगा। वही जैसा हम हर वीडियो में बोलते हैं, स्ट्रेच को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है हर एक्सरसाइज में जितना बढ़िया स्ट्रेच मिल सकता है, अगर मशीन एडजस्ट करने पे मिल रहा है, जैसे ही मिल रहा है, तो स्ट्रेच को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब जैसे इसमें ये एडजस्टमेंट है, यहाँ भी रख सकते हैं, और एट द एंड यहाँ फर्स्ट पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये ऊपर करेंगे और फिर हाथ यहीं तक आएगा, चेस्ट स्ट्रेच नहीं है। यहाँ रखने पे प्रॉपर स्ट्रेच देख, अच्छा स्ट्रेच आया हुआ है चेस्ट में, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। हर मशीन, हर वेरिएशन, हर लिफ्ट में अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो आप स्ट्रेच को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, रेंज ऑफ मोशन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस लाएगा हाइपरट्रॉफी में और ओवरऑल मसल बिल्डिंग में। इंक्लाइन बेंच प्रेस की यही दिक्कत है कि उसमें बार मैक्स टू मैक्स यहीं आ सकता है ना, यहीं, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, क्योंकि फिर चेस्ट के पास पे वो बार आके रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं आ सकता ना। पर इसमें मेरा चेस्ट ऊपर है और मेरा हाथ चेस्ट के पीछे है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। इसीलिए मशीन्स, अगर आपका गोल मतलब अगर आपको कंपाउंड लिफ्ट्स करना पसंद नहीं है और आपका गोल सिर्फ हाइपरट्रॉफी करना है, तो सिर्फ मशीन्स कीजिए, ऐसे मशीन जिसमें अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा हो, क्योंकि वही मैटर करता है। ये सब कंपाउंड लिफ्ट्स, डेडलिफ्ट, स्क्वाट बेंच को करना पसंद है इसलिए करते हैं, पर अगर मेरा गोल सिर्फ एस्थेटिक दिखना होता, बड़ा दिखना होता, मैसिव दिखना होता, अच्छी बॉडी बनाना होता, तो हम इन तीन लिफ्ट्स पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे होते। स्क्वाट एक्सेप्शन है, स्क्वाट से बड़ा पैर ही बनता है। स्क्वाट छोड़ के डेडलिफ्ट और बेंच, बारबेल बेंच नहीं कर रहे होते, डेडलिफ्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते, उसका तो कोई यूज़ नहीं है। इतना सा वो सपोर्ट करता है मसल बिल्डिंग में। एरेक्टर स्ट्रेन होते हैं, लेग ट्रेन होता है, ग्लूट स्ट्रेन होता है। बहुत लोगों को लगता है डेडलिफ्ट बैक की एक्सरसाइज है, कोई बैक की एक्सरसाइज नहीं है, वो पोस्टीरियर चेन की एक्सरसाइज है, पूरा पोस्टीरियर चेन, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा पोस्टीरियर चेन का एक्सरसाइज है। अगर आपको नहीं पता पोस्टीरियर चेन क्या होता है, तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से जितने मसल स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड है ना, उसको पोस्टीरियर चेन कहते हैं। प्लस जहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म भी हो रहा है, उसके नीचे भी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काल्स, ये पूरा पोस्टीरियर चेन होता है। तो ये पूरी उसकी एक्सरसाइज है, और उसमें भी बहुत खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डेडलिफ्ट का, तो डेडलिफ्ट तो नहीं कर रहे होते, पर क्योंकि बस करना पसंद है इसलिए कर रहे हैं। अब इसका 2 सेट और करेंगे, 2 सेट हुआ है, 2 सेट और करेंगे। और हाँ, मशीन प्रेस में और सारे प्रेसेस में मेरा प्रेफरेंस ये है, मतलब ग्रिप कहाँ पकड़ना होता है, हम इतना दूर पकड़ते हैं कि मेरा जॉइंट स्टैक्ड मतलब जहाँ पे मेरा फिस्ट है उसके ठीक परपेंडिकुलर मेरा वो एल्बो, तो ऐसे स्टैक्ड रखने का ट्राई करते हैं। आप जॉइंट को इतना स्टैक्ड रखेंगे ना, उतना पावर जनरेट कर पाएंगे। पर ये सिर्फ प्रेफरेंस है, आप अलग अलग जगह ट्राई करके देखिए, जहाँ पे आपको अच्छा स्ट्रेच और माइंड मसल कनेक्शन बन रहा होगा, वहाँ पे रखिए हाथ। हम्म। 8 हुआ। अब भले ही हार्ट हुआ, पर क्योंकि फेलियर हिट नहीं किए थे, तो 2-3 और रैप निकाल रहे। ये नहीं कि सोच के आए थे 8 रैप करना है तो 8 ही रैप किए, कितना भी रैप रेंज रहे, पर करना वही होता है कि फेलियर तक करना है। अब नहीं होगा, अब चलते हैं डिप्स करने। खाली जिम इतना परफेक्ट रहता है ना, हम सबसे ज़्यादा मसल गेन खाली जिम्स में ही किए हैं। ये इस जिम में ही इसी टाइम आते थे 9 बजे, और इस टाइम पूरा खाली आता है। 12 बजे तक ट्रेन करते हैं, 9:30 बजे आते हैं, 12 बजे तक ट्रेन करते हैं। एकदम पीसफुल रहता है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, कोई कुछ बात करने के लिए नहीं। मेरा ईयरफोन्स लगाने का ही पर्पस वही है, एक गाना सुनने का वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, पर किसी और की आवाज़ नहीं आती है तो पीस रहता है, तो माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनता है। 8 ही हुआ। ऐसे ही 2 सेट और करेंगे, फिर चेस्ट खत्म।
भले ही कितना ही फेलियर हिट कर रहा है पर कितना नीचे आ रहा है, स्ट्रेच को ऑप्टिमाइज कर रहा है, वही मेन है। भले ही एक रैप और ना हो पर आधा रैप नहीं करेंगे ऊपर। हाँ, पार्शस करना होता है स्ट्रेच पार्शस, इसमें स्ट्रेच पार्शस वाला एरिया ये है, तो कभी भी ये वाला एरिया पे पार्शस नहीं करेंगे। अब नहीं हो रहा है, एक सेट और है। हमको ये नोटिस हुआ है, अब सोचे थे कि मतलब पुणे से यहाँ घर वापस आ जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, 10 तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगा कि घर है तो यहाँ अच्छे से ट्रेन करेंगे, सब कुछ करेंगे। वहाँ निकलने से पहले ही इंजरी हो गई, यहाँ पे आए तो रक्षाबंधन में भर के खा लिए, ट्रेन सही से नहीं किए और ख़राब ही हो गया। एक अडाप्ट करने वाला वो भी होता है ना, फैक्टर भी होता है ना, तो उसमें भी समय लगता ही है। अब कर लिए हैं, अब से सब कुछ सही रहेगा। पर क्या अब कल तक इसका ड्रॉप रिलीज़ करना था, अब पता नहीं, देखते हैं। आज अगर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारा सामान इसका आना यहाँ पे बाकी है क्योंकि पुणे में कोई है नहीं, तो सारा सामान वहाँ पड़ा था, यहाँ अब सब सामान यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो कुरियर वुरियर सब अभी सामान आना बाकी है, तो कल तक फाइनल हो जाएगा। पर मोस्ट प्रॉब्ली कल ड्रॉप रिलीज़ नहीं करेंगे, बहुत दिन से ये डेट फाइनल रखे थे, फिर सब चीज़ें ख़राब हो गई तो एक हफ्ता आगे पोस्टपोन करना पड़े क्या पता। पर और अब तो क्योंकि बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं ना हम, तो ऑफलाइन बिकता जा रहा है, ये सब टी शर्ट्स ऑफलाइन बिकता आ रहा है। पिंक वाले का भी मतलब सबका जो सबसे पॉपुलर साइज़ है ना, स्मॉल और मीडियम, वो ऑलमोस्ट दोनों टी शर्ट्स का ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो गया। ऑफलाइन ही सिर्फ मतलब जो लोग हमको पहनते हुए देखते हैं वो लोग और फ्रेंड्स और ये सब लोगों में। ज़्यादातर लोग फ्रेंड नहीं है, ज़्यादातर लोग वैसे लोग हैं जो सिर्फ टी शर्ट हमको पहनते हुए देखे हैं, उनको अच्छा लगा, वो लिंक मांगे हैं और उनको हम शेयर किए हैं, मतलब डायरेक्ट हैंड टू हैंड परचेज हुआ है, वो लोग हैं। पर ऑलमोस्ट इसका और पिंक वाले टी शर्ट, दोनों टी शर्ट्स का जो पॉपुलर साइज़ है उसका आधा ख़त्म हो गया। पर देखते हैं, हम हर चीज़ सही करने का ट्राई कर रहे हैं, 4-5 चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है। पर हम ड्रॉप करेंगे, अगर कल हो पाया तो कल ड्रॉप रिलीज़ कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा कि ड्रॉप रिलीज़ कर दिए हैं। और अगर नहीं कर पाया तो मोस्ट प्रॉब्ली 6 से 5-6 दिनों के अंदर कर देंगे, क्योंकि वही सामान नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो सामान अभी भी आ रहा है, आधा सामान आया आधा सामान नहीं आया। तो अगर हम कल ड्रॉप रिलीज़ करते हैं और लोगों का ऑर्डर आने लग जाएगा तो 5-6 दिन तक तो हम डिस्पैच ही नहीं कर पाएंगे, फिर उनको ऑर्डर रिसीव लेट होगा, अच्छा नहीं लगता वो, इसीलिए। बाकी इंस्टाग्राम पे सोचे थे, मतलब पिछले एक हफ्ते पहले प्रॉमिस किए थे कि एक 63 डेज़ का सीरीज़ लाएंगे पावर बिल्डिंग का, उसमें मतलब अपने डाइट और ट्रेनिंग और हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके 63 डेज़ में, मतलब चैलेंज रखे थे कि 63 डेज़ में कितना मतलब मैक्सिमम मसल पुट ऑन कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्टिमाइज़ करके, स्लीप, डाइट, रिकवरी, ट्रेनिंग। बीच में इंजरी हो गई तो वो भी नहीं कर पाया। अब क्योंकि अब सब कुछ सेट हो गया तो वो सीरीज़ तो शुरू कर रहे हैं कल या परसों से। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपना डेली क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर 4 दिन या 3 दिन पे पोस्ट करते हैं ना, पर उस पर डेली अपडेट करते हैं। तो वो 63 डेज़ का सीरीज़ भी क्योंकि इंजरी हो गई तो कर ही नहीं पाए। अब भी इस 63 डेज़ का सीरीज़ जो चलेगा इसमें मतलब पावर बिल्डिंग का सीरीज़ है, तो स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे और मसल ही पुट ऑन करेंगे, तो उसमें भी डेडलिफ्ट एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि डेडलिफ्ट ट्रेन नहीं कर सकते ना, आपको बताएं इंजरी है तो 2 हफ्ते तो ट्रेन नहीं कर पाएंगे। बाकी के बचे हुए टाइम में, इस 63 डेज़ में जो बचा हुआ टाइम रहेगा 2 हफ्तों के बाद, उसमें जितना स्ट्रेंथ पुट ऑन कर सकते हैं डेडलिफ्ट में उतना करेंगे। अभी तो 2 हफ्ते तक डेडलिफ्ट नहीं करेंगे। तो वही हर चीज़ से 1-1.5 हफ्ते से इतना डिप्रेसिंग हो गया है, सब कुछ रुका हुआ था, अब दोबारा सब कुछ सही हो गया, सब कुछ दोबारा कर रहे हैं, बस ठीक है। अब बाकी शोल्डर और ट्राइसेप करते हैं। वही शोल्डर में भी 2 रेजेस, एक बार केबल से एक बार डंबल से, कोई प्रेसिंग मूवमेंट नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्रेस ही करते आ रहे हैं।